हाय एवरीवन, आज जिस ड्रामा को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्पीड एंड लव। ड्रामा शुरू होती है जैंगमू से। वो अपनी माँ के साथ अपने नए फादर अंकल क्रिस के घर आई होती है, वो भी बड़े ही मुश्किल से, क्योंकि वो अपने पिता और भाई के इंतजार में थी, पर वो कभी उसके लिए वापस नहीं आए। खासकर उसका भाई जिनजाओ, जिसने उससे लौटने का वादा किया था। अपनी बेटी की यहाँ आने के बाद से नाराजगी देखकर मोमो की माँ उसे बता देती है कि जिनजाओ की जॉब सही नहीं है, उनके एक्स हस्बैंड की भी अब फैमिली है, सो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो उनसे दूर रहे। पर वो नहीं सुनती और उनके पास जाने के लिए थाईलैंड को निकल जाती है। एयरप्लेन में आंख लगते टाइम उसके हाथ से जिनजाओ का दिया पेन छूट जाता है। इसी से वो उसे खत लिखा करती थी, पर जाओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सो उसने उसे लिखना बंद कर दिया। अभी नाना नाम की पैसेंजर उसका ये पेन उठाकर उसे देती है और पूछती है, क्या तुम टूर पे निकली हो? वो कहती है, नहीं, मैं किसी की तलाश में हूँ। नाना एक्साइटेड होकर उस शख्स के बारे में पूछने लग जाती है, लाइक वो किस तरह का इंसान है, हैंडसम है या नहीं। वो बताती है कि वो बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता। कमरा हमेशा उसके अवार्ड्स और अचीवमेंट सर्टिफिकेट से भरे होते हैं। नेचर वाइज भी बहुत अच्छा, उस पे कभी गुस्सा नहीं करता। उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, पर उसने उसे लंबे अरसे से नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में हम जिनजाओ को फाइटिंग करते और अपने अपोनेंट को हराते हुए देखते हैं। वहीं जियांगमू की माँ अपने एक्स हस्बैंड जिन चांग को कॉल लगाकर बोलती है उनकी बेटी को एयरपोर्ट से रिसीव करने और जितनी जल्द हो सके वापस यहाँ भिजवा देने और उसे और जिनजाओ को मिलने नहीं देने। पर वो उल्टा जिनजाओ को एयरपोर्ट से जियांगमू को लाने का काम देते हैं, साथ ही उसकी फ्लाइट नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज देते हैं। वो उसी नंबर पे मैसेज करके जियांगमू को एग्जिट के पास बुलाता है। वो जब जा रही होती है तो कुछ लड़के उससे जबरदस्ती एक एड्रेस पूछने लगते हैं। जिनजाओ उन्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाने को बोलता है। जियांगमू उसे इतने सालों में देख रही थी और वो भी चोट खाए हाल में। वो उसे कार में बैठाकर घर की ओर ले जा रहा होता है। रास्ते भर वो उसे घूरी जा रही होती है और पूछती है, क्या ये तुम्हारी कार है? क्या तुम स्कूल जाते हो? वो दोनों का ही जवाब ना में देता है और स्कूल के बारे में बोलता है कि उसने हाई स्कूल के बाद से क्विट कर दिया। मोमो ने पूछा, क्यों? इतने अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद ऐसा क्यों किया? तभी रेड सिग्नल पे जिन नाम का राइडर आता है, जो जाओ का दोस्त भी होता है। वो उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और जियांगमू को देखकर कहता है कि ये लड़की कौन है, पर ग्रीन सिग्नल जलते ही जिनजाओ निकल जाता है। जियांगमू पूछती है, ये लड़का तुम्हारा दोस्त है? तुम इस तरह के लोगों के साथ क्यों घूम रहे हो? जिनजाओ खामोश रहता है और आइसक्रीम ट्रक से जियांगमू के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लाता है, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है। इवन बचपन में दोनों ताजे स्ट्रॉबेरीज तोड़कर भी खाया करते। जिनजाओ अच्छे मीठे वाले जियांगमू को देता और अपने खट्टा वाला खाता। थोड़ी देर में वो घर पहुंच आते हैं। जियांगमू अपने डैड को शराब के नशे में जमीन पे पड़ा हुआ देखती है। किचन में उनकी बीवी काम कर रही होती है, जो अपने हस्बैंड के ऐसे हर पल शराब पीने की आदत से तंग आ चुकी है। वो बाहर आकर मोमो का वेलकम करती है। जाओ अपनी माँ का डिनर तैयार करते वक्त हाथ बटाता है। तभी शीन आती है, जाओ की छोटी बहन। वो मोमो को बस घूर रही होती है। उसके डैड अपनी बड़ी बहन को हेलो करने को कहते हैं, पर वो चुप ही रहती है। सो जाओ उसे अपने पास बुलाता है और जियांगमू का हेलो करने को बोलता है और वो जाओ की बात कभी नहीं टालती और इस बार भी उसकी बात सुन लेती है और जियांगमू को हाई बोलती है। जियांगमू दिन सबको अपनी तरफ से लाए गिफ्ट्स देती है। डिनर के वक्त शिन देखती है कि उसका भाई मोमो को ज्यादा डम्पलिंग्स दे रहा है, तो पूछती है, ऐसा क्यों? वो बोलता है, क्योंकि ये हमारी मेहमान है। ये सुनकर मोमो को बुरा लगता है। तभी जिनजाओ का दोस्त सनलाई आता है और वो उसे बाहर कुछ जरूरी बात करने ले जाता है। जियांगमू जिनजाओ को गिफ्ट देने उसके पीछे जाती है और गलती से उनकी बात सुन लेती है। सनलाई जाओ को किसी काम को करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। फिर जियांगमू को देखकर पूछता है, ये कौन है? जिनजाओ नहीं बताता तो खुद ही जियांगमू से पूछता है उसका नाम। वो बोलते हैं जियांगमू। वो कहता है, इसका मतलब तो दिन रात तड़पना होता है ना? मेरा नाम सनलाई है, कभी मेरे शॉप पे आया करो, मैं तुम्हें एक राज वाली बात बताऊंगा। उसके जाने के बाद वो जाओ को गिफ्ट देती है। वो बोलता है, ऐसे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। वो जवाब देती है, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ ना, मेरा गिफ्ट देना जरूरी है। कमरे में बैठी वो सोच रही होती है कि आखिर जिनजाओ करता क्या होगा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, स्कूल भी नहीं जाता और उसके मवाली जैसे दोस्त। वहीं जाओ एक शॉप से कोला लेकर बाहर निकलता है तो उसके पॉकेट से उसके कार की गिर जाती है, जिसे एक बच्ची उठाकर देती है। उसके की चेन में जियांगमू के नाम की मीनिंग लिखी हुई थी। तभी उसे जियांगमू का मैसेज आता है, जो पूछती है अभी वो कहाँ पे है। उसे बहुत भूख लग रही है। वो घर जाकर उसे नीचे बुलाता है। रास्ते में चलते समय जब जियांगमू कुछ पूछने के लिए उसे रोकती है, तब सामने से बाइक गुजरती है। जाओ उसे पकड़कर जल्दी से हटाता है और कहता है, अब तुम बच्ची नहीं हो, थोड़ा ध्यान से चला करो। फिर दोनों फूड स्टॉल आते हैं।
खाना ऑर्डर देने के बाद भी जियांगमू से चुपचाप पाती है तो कहती है तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है क्या, कि मैं इतने सालों में कैसी थी, क्या किया। तो वो उसके स्टेप डैड के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो ठीक ठाक है, जिस पे जाओ बोलता है तो इसीलिए तुम घर से भागकर यहाँ आ गई। वो कहती है नहीं, मैं तो यहाँ एक टूरिस्ट के तौर पे आई हूँ। जाओ उसे कहता है ठीक है, अभी जाकर रेस्ट कर लेना, कल तुम्हें वापस भी जाना है। तुम्हारी माँ ने रिटर्न टिकट भी बुक कर लिया। वो कहती है उसे नहीं जाना। जाओ बोलता है तो अपनी माँ से कह दो तब। सो वो उन्हें मैसेज करके बोल देती है कि वो कल वापस नहीं आ रही है, टिकट कैंसिल कर दे। फिर जाओ से पूछती है कि तुम इतने सालों में कैसे थे और कल करने क्या वाले हो। वो बोलता है कि वो ठीक था और वो कल काम पे जाएगा। वो पूछती है काम के अलावा क्या करते हो। जाओ बोलता है देखो मैं काम करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मजे करता हूँ, और क्या जानना चाहती हो। जियांगमू पूछती है तब अपने मजे के बारे में बताओ। तभी उसका ऑर्डर आ जाता है। उतने में जिन भी जाओ को देखकर उसके पास आता है और पूछता है मेरी कॉल्स मैसेजेस का रिप्लाई ना देकर यहाँ लड़की के साथ मजे कर रहे हो, वैसे ये तो तुम्हारे साथ कार में भी थी ना, कौन है ये। जाओ बोलता है कि ये उसकी बहन है जो यहाँ घूमने आई है। जिन बोलता है तुम्हारी बहन तो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है ना, ये कौन सी बहन है, क्या ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन है या कुछ और। उसके कुछ जवाब ना देने पे वो कल की मैच की बात उठा देता है और बोलता है कि उसमें उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन जाओ उसकी बातों को अनसुना कर रहा होता है। जियांगमू का खाना भी हो जाता है तो वो लोग वापस जा रहे होते हैं। जिन का मुंह फिर भी बंद नहीं होता। वो पूछता रहता है जाओ से क्या ये सच में तुम्हारी बहन है, पर शक्ल तो नहीं मिलती, ध्यान रखियो वरना नागिन को पता चला तो तमाशा करने लग जाएगी। जियांगमू जाओ से पूछती है कि ये नागिन कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। वो बोलता है नहीं। तभी सामने से कुछ लड़के जाओ को मारने के लिए आते हैं और फिर वहाँ फाइट हो जाती है। जियांगमू भी एक दो को किक लगाते हुए दिखती है। फिर जिन जाओ को अपने बाइक की चाबी देता है और वो जियांगमू के साथ वहाँ से निकल जाता है। जब दोनों बाइक से सुनसान रास्ते में फुल स्पीड के साथ जा रहे होते हैं तब मोमो उसे पकड़ती है और फील करती है जिस तरह की रियूनियन वो चाहती थी, ये बिल्कुल वैसे ही है। जब दोनों घर लौटते हैं तब जाओ किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि वो कल वहाँ पे नहीं आ पाएगा, उसे कहीं और जाना है। कॉल कट करने के बाद मोमो से कहता है कमरे में जाकर सो जाए, वो अभी थोड़ी देर में निकल जाएगा। वो पूछती है कहाँ और किस जगह सो रहे हो तुम, पर वो उसे अपने काम से मतलब रखने को बोलता है। अगले सीन में हम उसे जिन और कुछ लड़कों के साथ खाते पीते ड्रिंक करते देखते हैं। तभी उसे वानचिन का कॉल आता रहता है पर वो उठाता नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा भेजती है जिसे देखकर उसे उसके पास मजबूरन जाना पड़ता है। वो उन्हें पैसे देकर बोलता है बाकी के वो अगली बार दे देगा, सो उसके डैड को छोड़ दे। वापस जा रहा होता है तो वानचिन कहती है मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल लगाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई, इतना तो मैं अपने रिश्तेदार की शादी में भी रेडी नहीं होती और बिना मुझे देखे जा रहे हो। वो उसे झलक भर देखकर फिर से जाने लगता है जिसपे वो बोलती है कि वो उसके डैड की सारी जुए में लिए कर्ज माफ कर देगी, बदले में उसके साथ डिनर करे और यहीं उसके पास रुक जाए। तभी जाओ को जियांगमू का मैसेज आता है तो वो वानचिन के इस डील को ठुकरा कर चला जाता है। वहीं जियांगमू मैसेज में जाओ से पूछ रही होती है कि कल वो घर आएगा या नहीं, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता, ना ही वो कल घर लौटता है। अपने पिता की दूसरी वाइफ से पूछती है जाओ क्या ऐसे ही हमेशा बाहर रहता है। वो बोलती है हाँ वैसे भी घर में कुछ नहीं है करने को तो वो यहाँ क्यों रहेगा। सो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो शावर लेने जब बाथरूम जाती है तो वाटर हीटर की पाइप तोड़ देती है और उनसे कहती है कि हीटर खराब हो गया। ये करते हुए शिन देख लेती है पर कुछ कहती नहीं। उसकी माँ इसे ठीक कराने के लिए जाओ को कॉल लगाती है। वो जब वापस लौटकर उसे रिपेयर कर रहा होता है तब जियांगमू उसे बड़े ही गौर से देखने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या देख रही हो। वो बोलती है सूरज को। तभी शीन आती है। जाओ पूछता है क्या तुम भी बाथरूम में सूरज देखने आई हो, पर शीन हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। जाओ दिन अपनी माँ को बताता है कि उसने पानी को रोक दिया पर वाटर हीटर इतना पुराना है कि पाइप का रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है, सो वो नया वाटर हीटर ले आएगा, सनलाई उसे इंस्टॉल कर देगा। शिन बस जियांगमू को घूरे जा रही होती है पर मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। जाओ जब चला जाता है तो मोमो का मुंह बन जाता है क्योंकि उसका उसे रोकने का ये प्लान भी फेल हो गया था, तो वो उसे फॉलो करने लग जाती है। जाओ रेलवे ट्रैक के पास रुकता है और फिर एक शॉप के अंदर जाता है। वो भी उसके पीछे कैब से निकलती है और उसकी तरह शॉप के अंदर चली जाती है, पर उसे वहाँ ओनर सामान दिखाने लगती है तो वो जल्दी में वो खरीद लेती है ताकि इस डिस्ट्रैक्शन से जाओ को खो ना दे। फिर वो शॉप से निकलकर ट्रैक की दूसरी तरफ चला जाता है और जियांगमू के पार होने से पहले एक ट्रेन आ जाती है। उसके जाने के बाद वो देखती है जाओ से ही घूर रहा होता है, सो वो बहाना करती है कि वो शॉपिंग करने निकली थी, वहाँ बिक रहे बनाना लेकर
इसे खरीदने की एक्टिंग करती है। वो बोलता है बनाना तुम नाइफ से खाती हो? वो बोलती है ये तो मैंने तरबूज काटने के लिए लिया था। वो उसे पैसे देकर बोलता है फल खरीद के घर वापस लौट जाने और उसे फॉलो ना करे, लेकिन वो नहीं सुनती। वहाँ किसी रिक्शा वाले को जाओ की कार को फॉलो करने बोलती है। तभी वहाँ से दूसरे रिक्शा में बैठा जिन उसे देखकर रुक जाता है और पूछता है कहाँ जा रही हो? वो बोलती है जाओ के पास, उसके साथ उसका अपॉइंटमेंट है। वो बोलता है अच्छा, मैं भी तो उसी से मिलने जा रहा हूँ। सो मोमो भी उसी के साथ रिक्शा में बैठ जाती है क्योंकि ये जाओ को फॉलो करने से ज्यादा आसान होगा। वहीं बॉक्सिंग क्लब में हम दो लोगों को देखते हैं, लिनसू और वानचिन के डैड वान चेंग को। लिन जिन जाओ पे पैसे लगाता है और वान हेजांग पे, और वान चिन को बस जाओ की फिक्र हो रही होती है कि कहीं उसे इस मैच में कुछ हो ना जाए। वहीं जाओ ये सब किसी शख्स के कहने पे कर रहा है। उस आदमी ने जाओ को वान के साथ अभी भी खेलने को कहा और किसी रोड के रूट के बारे में भी बताया। वही रिंग में हेजांग को बुलाया जाता है। वान चिन उसे वार्न करती है अगर जाओ को कुछ हुआ तो वो उसकी जान ले लेगी। फिर जाओ को बुलाया जाता है। लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चेयर अप करते नजर आते हैं। फिर मैच शुरू होता है। पहले तो जाओ हेजांग पे भारी पड़ता है, लेकिन वो गेम पलट देता है और जाओ को मारने लगता है। दोनों में टक्कर की फाइट होती है। बाहर जियांगमू जिन के साथ आ पहुंचती है, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ आउटसाइडर को अलाउ नहीं है। सो जिन गार्ड्स को रिश्वत देकर जियांगमू को अपने साथ अंदर ले आता है। वो पूछती है जाओ कहाँ पे है? वो बोलता है सामने देखो, रिंग के अंदर है। उसे जाओ को देखकर ताज्जुब होता है। उसने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा हो जाएगा, पर उसे मार खाते हुए भी नहीं देख पा रही होती। सो जिन को बोलती है ये फाइट रुकवाने के लिए। वो लिन की तरफ इशारे करके बताता है कि ये यहाँ का ओनर है। वान को दिखाते हुए बोलता है कि ये वान ऑटो शॉप का मालिक है। यहाँ का आधा गैरेज इसी के अंडर आता है। इन्होंने और बाकियों ने बोली लगा दी है, ये फाइट अब नहीं रोका जा सकता, वरना इनके पैसों का क्या होगा। वो बोलती है कि वो सारे पैसे दे देगी, बस इसे रुकवा दे। पर ये इतना आसान नहीं था। वही रिंग के अंदर जाओ फिर से रिदम पकड़ लेता है, पर हिजांग दोबारा से उस पे भारी पड़ने लगता है। उसे मार खाता हुआ मोमो देख नहीं पाती। जाओ बस हारने वाला ही होता है। काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। तभी मोमो जाओ को आवाज लगाती है। उसे वो दिखाई तो नहीं देती, पर उसकी आवाज सुनकर वो उठता है फिर से फाइट करने के लिए। जियांगमू उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। जाओ मार खाकर रिंग के किनारे चला जाता है और अपने सामने उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करके हिजांग को किसी तरह से मार गिराकर मैच के बीचों बीच जियांगमू का हाथ पकड़कर चला जाता है। ये देख रही वानचिन जिन से पूछती है ये लड़की कौन है, क्या ये जाओ की गर्लफ्रेंड है? वो बोलता है अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं वान हिजांग को जाकर जाओ को सबक सिखाने के लिए कहते हैं और यहाँ जाओ जियांगमू को बाहर लाकर पूछता है यहाँ कैसे आई तुम? पर उसे तो बस रोना आ रहा होता है। वो बोलता है चोट मुझे लगी है और रो तुम रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर उसे जानना है कि उसका ये हाल कैसे हो गया, वह ऐसा कैसे बन गया। जाओ उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। वो बोलती है कि उसने उसकी और सानलाई की बातें सुन ली थी और कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। शायद मैं तुम्हारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। पर जब तुम्हारे हाथ को खून से लथपथ देखा तो मैं डर गई कि कहीं तुम लिखने लायक ना बचो। तो मैंने तुम्हारे लिए पेन लिया, पर अब डर लग रहा है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक वेट किया, यहाँ तक कि अपने पुराने घर गई, अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ा ताकि अगर कभी वापस आओ तुम तो मुझ तक पहुँच सको। लेकिन अब लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं कल चाइना वापस चली जाऊंगी, बस मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देना। तभी जाओ की नजर उनका पीछा कर रही कार्स पे पड़ती है जिसमें हिजांग और वान के बाकी के आदमी होते हैं जो उसे घेर लेते हैं। जाओ किसी तरह से वहाँ से अपनी कार निकाल लेता है, पर उनका उसे पीछा करना बंद नहीं होता। सो वो जियांगमू को नेविगेटर बनने को कहता है। जैसे कि बचपन में उसके डैड दोनों बच्चों को कार्स के बारे में बताया करते थे और हमेशा जियांगमू को पैसेंजर सीट में बैठाकर नेविगेट करने को कहते हैं। सो जाओ अभी अपना मोबाइल उसे देकर पिंड ग्रुप में जाकर लोकेशन इन्फॉर्मेशन देखने को बोलता है। तभी वो देखती है पीछे की कार क्रैश हो गई। जाओ बोलता है उसे छोड़ो, बस तुम मुझे डायरेक्शन बताओ। जियांगमू उसे जैसे जैसे बताती है वो वैसे ही लोकेशन की तरफ बढ़ता जाता है। हेजांग उसे ओवरटेक करने की बहुत कोशिश करता है, पर जाओ उसे चकमा देकर निकल जाता है। तभी कुछ और कार्स उनके पीछे आ जाती है। उनमें से एक यान फिंग की होती है। टारगेट तक पहुंचकर जाओ जियांगमू को बोलता है मेरे 5 गिनते ही स्टीयरिंग व्हील पकड़ना। सामने एक पोल पे प्लास्टिक में कुछ होता है, उसे लेने के लिए जाओ चलती कार से बाहर मुंह निकालता है और उसे उठा लेता है। जियांगमू स्टीयरिंग व्हील होल्ड करके रहती है और सामने से कार आता देख उसे अंदर खींच लेती है। फिर जाओ एक वेयर हाउस आता है जहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी कार के साथ गैदर होते हैं।
वो जियांगमू से कहता है मेरे पास ही रहना और कुछ बोलना मत। बाहर आता है तो एक लड़का बोलता है तुमने कहा था आज नहीं आने वाले हो, तो फिर? वो बोलता है क्या करता, वान शेंग के लड़के पीछे पड़ गए थे। जाओ से वो पैकेट दे देता है, पर वो लड़का जियांगमू को देखकर गुस्से में बोलता है कहा था ना यहाँ बाहर वालों को आना अलाउ नहीं है। जाओ जियांगमू को पकड़कर कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। रोज रात में घर लेट से आने पे शक करती थी कि कहीं उसका चक्कर किसी दूसरी लड़की से तो नहीं है। बात ब्रेकअप तक आ गई, इसलिए इसे यहाँ लाना पड़ा। वो लड़का उसकी बात मानकर उसे पैकेट लाने के बदले पैसे देता है। तभी एक कार आती है और उसमें से यानफिंग निकलकर जियांगमू की कीमत पूछने लगता है क्योंकि उसे ये पसंद आ गई। जाओ बोलता है कि ये अनमोल है, इसकी कोई बोली नहीं लगा सकता। वो देखता है कि उसे ठंड लग रही है तो वो अपना हाथ फैलाकर पास आने को बोलता है, पर वो हेजिटेट करती है। ये देखकर वो खुद ही उसे टाइटली हग कर लेता है और बाकियों से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को ठंड लग रही है, सो वो उसे घर ले जा रहा है। सो बाकी सब भी वहाँ से निकल जाते हैं और ग्रुप एडमिन वो वाला ग्रुप डिलीट कर देता है। जाओ जियांगमू से कहता है कि वो ये सब पैसों के लिए ही करता है। वो पूछती है जो कार क्रैश हुई, अगर ये पुलिस वालों को पता लग गया तो खतरे में आ सकते हो। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट की वजह आसपास की गाड़ियों को ठहराई जाती है और वैसे भी वो जिस रूट से आए वहाँ पे कोई कैमरास नहीं था और ये ग्रुप चैट भी डिलीट हो गया, तो उनकी चैट हिस्ट्री भी नहीं है। ट्रांजैक्शन भी कैश में हुआ है, तो कोई ट्रेस नहीं उनके फंसने का। लेकिन वो गुस्से में बाहर निकलकर बोलती है तो क्या हुआ, कोई ट्रेसेस नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी तुम पकड़े गए तो, या फिर जो आज उस लड़के के साथ हुआ कल को तुम्हारे साथ हो जाएगा, तो तुम पैसों के लिए अपनी जान दांव पे कैसे लगा सकते हो? ऐसा जीना भी कोई जीना है? वो बोलता है ठीक है तो अब सुनो, मैं ये जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। जब मैं और जिन चियांग यहाँ पे आए तब हमारे पास कुछ नहीं था। छोटे से बेसमेंट में रेंट लेकर रहा करते, जिसमें न खिड़की थी न रोशनी। बारिश होती तो पूरा घर डूबने लगता। दूसरा दिन उन पानियों को फेंकने में निकल जाता। फिर किसी शख्स ने चियांग को एक जॉब के लिए अप्रोच किया, पर उसमें रेफरल फी की जरूरत थी और वो सारे पैसे लेकर भाग गया। जॉब तो मिला नहीं, ऊपर से पैसे भी हाथ से चले गए। उसके बाद से उस आदमी का फोन बंद आने लगा। फिर हमारे पास उस बेसमेंट को रेंट पे लेने तक की औकात नहीं बची। मैं कभी सड़क पे तो कभी अंडरग्राउंड पैसेज में सोता। कई वक्त बाद जिन चांग को फाइनली एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिली, जहाँ उनकी मुलाकात जाओमी जॉन से हुई। दोनों ने शादी की, सेविंग करके किसी तरह से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। दोनों सुबह से लेकर शाम तक काम करते, पर उससे रेंट ही चुक पाना मुश्किल होता। मैं किस मुंह से उनसे अपने ट्यूशन वगैरह के पैसे मांगता। शिन को भी हार्ट डिजीज है, सर्जरी की जरूरत है। ऑपरेशन के अलावा पोस्ट ट्रीटमेंट का खर्च, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। जिन चांग के पास वैसे ही उतना नहीं होता। उन्होंने बुरे वक्त में कभी मुझ पे गिव अप नहीं किया, तो मैं कैसे तुम्हारे डैड से मुंह मोड़ लूं? वो पूछती है क्या उसकी माँ को इन सब के बारे में पता थी? वो बोलता है उनके जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है, अब दोनों डिवोर्स्ड हैं। वो बोलती है जो भी हो, तुम्हें ऐसे खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। वो बोलता है अगर ये मुझे पैसे दिला रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हें सही रास्ते पे नहीं ला सकता? वो बोलता है किस हक से तुम मुझे सही रास्ते पे लाना चाहती हो? तुमने तो अपना सरनेम तक बदल लिया। वो कहती है तो तुम इसी वजह से वापस नहीं आए? पर वो जवाब दिए बिना उसे फिर से गाड़ी में बैठाता है। दिनजाओ को घर से कॉल आता है, मोमो को लाने को कहा जाता है, पर वो नहीं जाना चाहती जब तक कि वो जाओ से वादा ना ले ले कि वो ये सब छोड़कर कोई डिसेंट सी जॉब करेगा। वो बोलता है ठीक है तब कार में ही सो जाओ। सो मोमो कहती है ठीक है तब मेरे साथ चाइना चलो, हम पुराने वाले घर में रहेंगे। मैं काम करूंगी, तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना, मैं आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वही हीजांग को वान से डांट पड़ रही होती है जाओ से रिंग में मार खाने और उसके हाथ से वो निकल जाने पे। वही जाओ मोमो को बताता है कि उसकी माँ यहाँ आ गई है, सो वो उसे उसके पास ले जाता है। वो बोलती है अंदर चल के एक बार उसकी माँ को हेलो बोल लेने, पर वो ना करके चला जाता है। वहीं उसकी माँ अपने नए हस्बैंड के साथ बैठी होती है और अपनी बेटी से कनाडा शिफ्ट करने की बात करती है। वो बोलती है कि उसे चाइना में ही रहना है, पर उसकी माँ कहती है कि उनके हस्बैंड का सारा बिजनेस कनाडा में है, वो चाइना में रहकर क्या करेंगे। वो ये भी बताती है कि वो अपने पुराने घर को सेल कर रही है, जहाँ जाओ और जियांगमू ने अपने बचपन के पल गुजारे। ये सुनकर वो विरोध करती है। सो अंकल क्रिस उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। जियांगमू बोलती है अगर आगे जाके आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दे दिया तो फिर आप क्या करेंगी? ये घर तो रहना जरूरी है ना? जिसपे वो बोलती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूँ ये सब सोचने के लिए। तभी उनकी नजर जिनजाओ पे पड़ती है जो गेट के पास खड़ा था, पर उन्हें देखकर चला जाता है। जब जियांगमू मुड़ती है तो जाओ को जाता हुआ पाती है और मन में सोचती है कि ये अब तक गया क्यों नहीं, क्या ये माँ को देखने आया था? उसकी माँ उससे पूछती है इसे कैसे पता चला हम यहाँ रह रहे हैं?
वो बोलती है कि वो उसी के साथ आई है, जिस पे वो गुस्से में कहती है, मैंने चियांग को मना किया था तुम्हें उससे मिलने नहीं देने। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, खून का रिश्ता भी नहीं है, वो तुम्हारा भाई नहीं है, समझ नहीं आता क्या? वैसे भी तुम्हारे डैड ने जब इसे घर लाया तब भी मैं इसके रहने के खिलाफ थी। इस लड़के को डिसिप्लिन में रखना बहुत मुश्किल है, ये हमेशा परेशानियां खड़ी करता है, हर वक्त घर पे कॉल लगाया करता था। मैंने मना किया उसे तुमसे कांटेक्ट करने की, इसलिए तुम भी उससे राब्ता मत रखा करो। मोमो को अब समझ आ रहा होता है कि आखिर जाओ उससे मिलने क्यों नहीं आया। वो जिन चियांग के घर लौटकर अपना गुस्सा डांट पे निकाल रही होती है, तभी उसके पीछे से कुछ कागज गिरते हैं जो एक्चुअली में उसके भेजे गए लेटर्स थे, जिसके बैक पेज पे जाओ ने उसको ड्रॉ भी किया होता है। वो ये देखकर रोने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि जाओ का भी हाल उसके जैसा था, वो भी उसे मिस करता था।